जितने भी एस्पायरेंट्स थे उन्होंने अपना हिसाब किताब भी मिला लिया है। देश के लगभग सभी चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स ने नीट की लमसम कट ऑफ भी बता दी है। पीसीपी सीकर की अगर बात करें तो हमने 600 प्लस माइनस 5 नंबर नीट 2023 की कट ऑफ बताई थी और लगभग वहीं तक जाने की संभावना भी है। लेकिन वो बच्चा जो इस कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे रह गया है, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े सपनों के साथ साल भर रात और दिन एक करके मेहनत की थी, लेकिन वो 3 घंटे चंद उन बच्चों के नहीं थे जो इस कट ऑफ को पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए पीसीपी सीकर ने एक विशेष अभियान नीट 2024 के लिए चलाया है। रिपीटर बच्चा आज के समय बड़ी उम्मीद के साथ उन संस्थानों की ओर देख रहा है जो संस्थान टाइमली सिलेबस करवाएंगे, क्योंकि नीट के लिए रिवीजन सबसे बड़ा मुद्दा है। नीट का सिलेबस ओरिएंटेड काम करेंगे, एनसीईआरटी ओरिएंटेड काम करेंगे, साल भर अपना इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव रखेंगे और एक एक बच्चे का पर्सनल फॉलोअप और इंडिविजुअल केयर करेंगे। पीसीपी सीकर की साख इन्हीं 4-5 बिंदुओं को लेकर के मार्केट में है। तो हमारे बीच आज के इस पैनल डिस्कशन में ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर हैं, ग्रुप के सीएमडी राजेश ढीलन सर हैं, पीसीपी के एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोहिला सर हैं और नीट के बच्चे को अक्सर फिजिक्स का फोबिया रहता है तो हमारे फिजिक्स के एचओडी पुनीत सर हैं। हम सभी लोग मिलकर के नीट 2024 की तैयारी करने के इच्छुक वो बेटे बेटियां जो 2023 में थोड़े से पीछे रह गए हैं, उनसे डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन खत्म होते होते आपको ये लगेगा कि आपके लिए उम्मीद की एक किरण पीसीपी के रूप में आपके सामने है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आप तक पहुंचना चाहूँगा। हर फील्ड के हर काम के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। अक्सर पीसीपी में पढ़ने वाले बच्चों को साल भर आप अनेक तरह की हिदायतें देते रहते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, रास्ता ये है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। तो नीट रिपीटर्स की डायरेक्शन क्या रहे, इस संबंध में आप जो हजारों हजार लाइव के माध्यम से रिपीटर बच्चे देख रहे हैं उन्हें बताएं। देश में आज के दिन सबसे चर्चित एग्जाम्स में से एक नीट बन चुका है, जिसमें 21 लाख नीट 2023 में एस्पिरेंट्स बैठे थे। मीन्स अपन बच्चों की बात कहें या जुड़े हुए अभिभावकों की बात कहें या जुड़े हुए परिवारों की बात कहें तो देश में बड़ी संख्या में परिवार ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नीट से जुड़े हुए हैं। उन सभी के लिए आज का ये लाइव अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको शेयर करना नहीं भूलें। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि नीट रिपीटर्स। ये रिपीटर शब्द बेसिकली उन बच्चों के लिए किया जाता है जो बार बार नीट की एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन मैं इस शब्द का आज के लाइव के मद्देनज़र उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा जिन्होंने 23 दिया है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, चाहे वो विद 12th हो चाहे आफ्टर 12th के अटेम्प्ट में हो। इसलिए नीट 2024 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए आज का लाइव विशेष महत्वपूर्ण है। अब साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं आज के दिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखता हूँ उसमें सबसे आसान एग्जाम नीट को मान के चलता हूँ। जी, लोग महाभारत कहते हैं, लेकिन सबसे आसान एग्जाम इस संदर्भ में है कि जिस एग्जाम में फिक्स सिलेबस हो, उससे बाहर कुछ नहीं आता हो, तो उससे आसान एग्जाम कोई हो नहीं सकता। इसलिए रिपीटर्स के लिए डूज और डोंट्स में सबसे पहले डूज में पहली चीज़ ये आती है कि आप समय रहते हुए वापस तैयारी प्रारंभ करें। अभी भी पीसीपी में डेली बड़ी संख्या में एडमिशन हो रहे हैं। 400 नंबर वाला बच्चा भी आज एडमिशन ले रहा है। क्यों? आपने इतना एक महीने का समय क्यों लगाया? इसलिए चाहे आपके नंबर कितने भी आ रहे हों, 300 आ रहे हों, 400 आ रहे हों, 500 आ रहे हों, मीन्स आपके 595 से नंबर कम हैं तो आपको अपनी तैयारी इमीडिएटली शुरू कर देनी चाहिए। आगे क्या रहेगा ये काउंसलिंग पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट थिंग, स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन राइट टाइम। उसके बाद डूज में ये आता है कि नीट के बच्चे के लिए जब मैंने बताया कि सिलेबस एकदम फिक्स है तो उस सिलेबस को ही सही टाइम पर पूरा का पूरा पढ़ना और उसी दौरान बराबर रिवीजन करना नीट के लिए दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। और रिवीजन करने के लिए आवश्यक है कि बच्चे को संस्था में सिलेबस टाइम पे हो। सिलेबस के साथ साथ रिवीजन से पहले ड्यूरिंग सिलेबस संस्था में इतने टेस्ट चल रहे हों कि सिलेबस साथ साथ रिवाइज हो जाए। आप 6-7 महीने में सिलेबस करके बाद में एक साथ रिवीजन करना चाहोगे तो क्या रिवीजन करोगे? तो ड्यूरिंग सिलेबस अगर आपके सिलेबस का 5-6 दफ़ा रिवीजन होता है तो ही वो एक अच्छा रिवीजन माना जाता है।
पीसीपी की बात करें तो जेई हो नीट हो दोनों में शानदार रिजल्ट दे रही है। नीट का अपन ट्रैक रिकॉर्ड पिछले सालों का देखें, 23 साल का देखें, बच्चे एक्सीलेंट रैंक दे रहे हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए पीसीपी का सही समय पर हाथ पकड़कर सही टाइम पे अपनी तैयारी शुरू करके समय के साथ अच्छे रिवीजन करके आप नीट 2024 में सिलेक्शन ही नहीं शानदार रैंक ले सकते हैं। अब बात करते हैं डोंट्स की। तो डोंट्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ही है कि नीट में स्मार्ट स्टडी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्ड स्टडी है। इसलिए एक बच्चे को समय का पूरा यूटिलाइजेशन करना पहली ज़रूरत है, समय वेस्ट नहीं करे। उसके लिए दूसरी अंतर्गत आवश्यकता जाती है कि बच्चा डिसिप्लिन्ड हो। आज के दिन ये जरूर देखा जाता है कि अगर चारों तरफ के बच्चे के चारों तरफ का डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, तो अच्छा बच्चा भी लाइन चेंज कर सकता है। तो डिसिप्लिन में रहना, इनडिसिप्लिन में नहीं रहना अपने आप में डोंट्स में आ जाता है। उसके बाद में डोंट्स में अक्सर ये देखा जाता है कि रिपीटर बच्चा जो ही बनता है तो ही उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है और वो अनाप शनाप एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाता है। मैं कहता हूँ कि जब फिक्स सिलेबस से एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता ही नहीं है तो एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिक्स सिलेबस को बारंबार पढ़ें, यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। इसलिए इस लाइव के माध्यम से सभी नीट 2024 के एस्पिरेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन देश की पसंद सीकर बन चुका है, सीकर की पसंद पीसीपी बन चुका है। इसलिए बिना समय गंवाए पीसीपी का दामन थाम लें। हम आपसे वायदा करते हैं कि बहुत ही सही समय पर अच्छी तरीके से सिलेबस होगा। सिलेबस के साथ साथ टेस्ट के माध्यम से लगभग 5 बार रिवीजन होगा और सिलेबस पूरा होने के बाद तो इतनी टेस्ट सीरीज जिसको आजकल पीसीपी की उस रिवीजन टेस्ट सीरीज को देश भर में जाने लग गया है। इसलिए आइए, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि देश की पसंद सीकर बनता जा रहा है और सीकर की पसंद पीसीपी बनता जा रहा है। बनना लाजमी भी है क्योंकि नीट 2022 की अगर बात करें तो सीकर के सारे इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर के ऑल इंडिया टॉप 500 में 25 बच्चे दिए थे और उन 25 बच्चों में से 8 अकेले पीसीपी के थे, यानी 33% टॉपर्स पीसीपी के थे। और यही वजह है कि आज पीसीपी की साख बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत वेल प्लान्ड एकेडमिक करिकुलम है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि एक फिक्स सिलेबस है और उसके बाहर से कुछ आता नहीं, तो इससे इजी कोई एग्ज़ाम हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इससे वंचित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि एक तो उन बच्चों की सीटिंग नहीं होती है और एक उन बच्चों की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। पढ़ाते सारे इंस्टीट्यूट्स वाले हैं। तो हमारे बीच हमारे एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोहिला सर मौजूद हैं। आप ताजुब करेंगे, शायद इस आंकड़े पर आपके कान भरोसा नहीं करें, 40,000 क्वेश्चंस तो पीसीपी की साल भर चलने वाली जो टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से बच्चों को मिल जाते हैं। करीब 200 के लगभग टेस्ट, और वो भी लगभग क्वेश्चंस फ्रेम्ड। जी, 200 के लगभग टेस्ट साल भर में हम करवाते हैं और ये प्रैक्टिस ही पीसीपी के बच्चे को विनर बनाती है। एडमिशन के अगले दिन से ही आपका सेल्फ स्टडी कैंप शुरू हो जाता है। यानी अगर आपका बच्चा पीसीपी में है तो वो 15-16 घंटे डेली कैंपस में बैठ करके पढ़ता है। 6 घंटे की क्लास, वीडियो लाइब्रेरी, सेल्फ स्टडी और लगभग यूँ मान लें कि वीक में 1-2 टेस्ट तो आपके हो ही जाते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं डॉक्टर राकेश रोहिला सर तक पहुंचना चाहूँगा, आपका साल भर का वो एकेडमिक करिकुलम क्या है जो एक सामान्य से बच्चे को सिलेक्शन तक ले जाता है, एक अच्छे बच्चे को रैंक तक ले जाता है और रिपीटर शब्द उनके पीछे से अक्सर हटा देता है पीसीपी का दामन थामने के बाद, उसके बारे में बताएं। जी सर, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी एक वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा था कि नीट जो है वो अब तक का सबसे इजी एग्ज़ाम है। जी, अब इजी वर्ड जो है उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि दुनिया में आसान काम करना ही सबसे मुश्किल होता है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। जैसे डेली एक सेव खाना सबसे आसान काम है जी, लेकिन हम सोचते हैं लेकिन खा कहाँ पाते हैं। जी, डेली 10 उठक बैठक लगाना कितना आसान है, कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन हम कितना फ्रिक्वेंटली कर पाते हैं। बहुत गजब की बात है। तो आसान चीज़ डेफिनेटली है, बहुत ही आसान एग्ज़ाम है, लेकिन जो रिपीटर बच्चा बैठा हुआ है उसको ये पता है कि कहीं ना कहीं इतना आसान होते हुए भी क्यों वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया। तो हम उस थीम के ऊपर काम करते हैं, हम बच्चे की उस साइकोलॉजी को पकड़ते हैं कि इतना आसान एग्ज़ाम होते हुए भी वो क्यों नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए एक डिफाइंड करिकुलम अगर मिल जाए,
अगर एक डिफाइंड थोड़ा सा जिसको कहते हैं मॉनिटरिंग वाला करिकुलम मिल जाए तो फिर वो बच्चा जो है वो उसको आसानी से कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमारी क्लासरूम का शेड्यूल अगर हम बात करें तो एकदम डिफाइंड शेड्यूल है, जिसमें पर्टिकुलर हर दिन, लगभग हर दिन आपकी रेगुलर क्लासेज चलेंगी। और इस बार हमने टारगेट लिया है कि 31 दिसंबर से पहले पहले रिवोल्टर बैच का सिलेबस हम कंप्लीट लाइव में दावा कर रहे हो राकेश सर? बिल्कुल सर। निभाना पड़ेगा। यस सर। 31 दिसंबर को सिलेबस होने का मतलब है आपके पास रिवीजन के लिए 4 महीने, एग्जैक्ट 4 महीने। 4 महीने में रिपीटेटिव रिवीजन के माध्यम से आप अपना पूरा सिलेबस अगर कवर कर लेते हैं तो ब्रूस ली का एक बहुत अच्छा कोट है, वो कहा करते थे कि मुझे मेरे उस प्रतिस्पर्धी का डर नहीं लगता जिसको 1000 तरह के पंच चलाने आते हैं, मुझे मेरे उस प्रतिस्पर्धी का डर लगता है जो एक ही पंच की प्रैक्टिस 1000 बार करता है। 1000 बार कर चुका है। जी। तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कंप्लीट फोकस रहे तो वो चीज़ बहुत सॉलिड हो जाती है। अगर आपको बाइसेप्स बनानी है तो आपको बाइसेप्स पे फोकस करना पड़ेगा जी। उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो वो मजबूत बनेगी। सनलाइट में बहुत एनर्जी होती है लेकिन आग कहाँ लगती है? अगर आप उसको लेंस से फोकस करो तो वो आग लगा देती है। इसलिए आप अपनी सारी एनर्जी को फोकस करेंगे तो ये काम आसानी से हो जाएगा। तो जैसा कि सिलेबस का हमने बताया इसी साल, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि नीट में फर्स्ट रैंक लाने वाला बच्चा 31 दिसंबर के बाद में कुछ भी नया नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें रिवाइज करेगा जी, क्योंकि रिवीजन में ही रैंक छुपी हुई है। नेक्स्ट, अब ये जो चीज़ें होंगी तो जैसे सर ने कहा कि क्लासेज के साथ साथ आपका सिलेबस पूरा होने के बाद में अगर आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हो तो फिर जो अभी करंटली पढ़ेंगे यानी जून और जुलाई के अंदर जो पढ़ेंगे उसका तो फिर तब तक एकदम वॉश आउट हो जाएगा। इसलिए हमारी जो रूटीन क्लासेज के साथ में जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट सीरीज़ हैं, जिसमें से जो एक्सपोनेंट बैच है उसके साथ हम आज स्टार्ट कर चुके हैं, जो हमारी एक बहुत पॉपुलर NYF नाम से NCERT एट योर फिंगर टिप्स, आज उसका शुभारंभ था तो वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही RBTS स्टेप, ये डिफरेंट टाइप की जो थ्रू आउट सेशन में चलती हैं। एग्ज़ाम होने के बाद तो प्रोपल्सिव हमारा एक ब्रह्मास्त्र जिसे आप कह सकते हैं, जिसके अंदर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, सेट ऑफ पेपर्स हैं, जिसके अंदर मैक्रो हैं, मैग्नीफायर्स हैं, जिसके अंदर सेल्फ स्कोरर हैं, बायो बूस्टर्स हैं, महाकुंभ हैं। ओंकार सर का एक बहुत ही अच्छा नाम दिया हुआ है। तो जैसे वो किसी फंक्शन में देखते थे जो राजा महाराजा लड़ाई करते थे तो तर्कश में तीर खत्म ही नहीं हो रहे, एक तीर चल रहा है उससे कई जो एक्शन हो रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही शानदार करिकुलम बच्चों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिवोल्टर बैच के बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पढ़ाई उनके सिलेक्शन के बीच में बाधक नहीं होता है, बहुत सारी उनकी खुद की आदतें होती हैं। थोड़ा सा राकेश सर ये रिवोल्टर बैच क्या है इसको भी डिफाइन करें। जी, लोगों में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। एडमिशन टाइम चल रहा है, बच्चे जो रिपीटर आते हैं वो एक ही कंडीशन मेरे सामने रखते हैं कि सर रिवोल्टर में जगह मिल जाएगी क्या? जी। सबसे इंपॉर्टेंट तो है सर कि इसका सिलेक्शन रेशियो। जी, मेरे हिसाब से अगर इसका आप सिलेक्शन रेशियो देखें तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे। 90 to 95% सिलेक्शन रेशियो रहता है। ध्यान दें, रिवोल्टर PCP का रिवोल्टर बैच अगर आपको मिल गया है तो आपके सफल होने की संभावनाएं 95% हो जाएंगी, अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो इसमें भी हर एक चीज़ के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई वाला, क्योंकि हम दर्शकों को बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखना चाहते, उसके ऊपर भी एक स्टार मार्क है, कंडीशन अप्लाई है। अगर आपने हमारे द्वारा दिए गए हर एक स्टेप को, करिकुलम को फॉलो किया तो कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सके। सिस्टम को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, कोई ऐसी कंडीशन है ही नहीं कि आप सिलेक्शन से रह सकें, क्योंकि आपकी हर एक चीज़ आपके करिकुलम पे, आपके सिलेबस के ऊपर, आपके जो कंटेंट है उसके ऊपर, आपके टेस्ट सीरीज के ऊपर। इसके बाद में जो सबसे चीज़ आती है कि बहुत सारी सर ऐसी भी चीज़ें होती हैं कंटेंट के अलावा, सिलेबस के अलावा, जो बच्चे को सिलेक्शन से रोकती हैं, जो उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मुझे एक बच्चा याद आ रहा है, 3-4 साल का रिपीटर था, लास्ट ईयर आके बोलता है कि सर एक चीज़ मेरी छुड़वा दो तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, और वो है मेरा मोबाइल। बहुत बढ़िया। तो मैंने अभी नाम उसका नहीं लूँगा, जब उसका अभी उसके 620 के आसपास मार्क्स बन रहे, तो सर उसने उसी दिन आकर अपना मोबाइल पैक किया और मेरे पास छोड़ गया। पूरे साल भर उसका मोबाइल मेरे पास रहा और वो 620 के साथ में सिलेक्ट हो रहा है। आप सोचिए अगर वो मोबाइल उसके पास होता तो 20 नंबर तो आराम से ले उड़ता और वो इस साल भी रिपीटर बन जाता। 50 तो बेटा आपकी हर एक जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी हम एक्टिवली काम करते हैं। आप तो बस आप हमें आगे बताइए कि सर इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और PCP का पूरा स्टाफ, पूरा मैनेजमेंट, पूरे टीचर्स सभी मिलकर आपके सिलेक्शन को निश्चित करेंगे। बिल्कुल सर। अब मैं पुनीत सर तक आना चाहूँगा। पुनीत सर, अक्सर देश के जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका अपना एक पढ़ाने का मेथोलॉजी होती है। PCP की टीचिंग मेथोलॉजी क्या है? और बड़ी बात अक्सर हम
अभिभावकों से ये कहते हैं कि हम वो नहीं पढ़ाते जो हमारे टीचर्स को आता है, हमें आता है, हम वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, नीट में आता है, और यही नब्ज है जी। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में आप बताएं, आप फिजिक्स के एचओडी हैं और थोड़ा सा फिजिक्स फोबिया भी बच्चों का दूर करें। सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम वो नहीं पढ़ाते जो हमें आता है, जी हम वो पढ़ाते हैं जो नीट में आता है। जी क्योंकि जैसे नीट का सिलेबस सर ने बताया कि प्री डिफाइंड है, फिक्स है, एनसीईआरटी पे अपने को फोकस करना है। एनसीईआरटी को अगर अपन देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक नहीं है जी। एनसीईआरटी को जब हम पढ़ने बैठते हैं तो इतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी उसमें यह है कि हमें एनसीईआरटी में इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है बच्चों का। बहुत बढ़िया। तो मैं बच्चों को एक बात बताता हूँ कि बेटा अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो डॉक्टर उसको कहता है कि आपको करेले का जूस पीना है। अभी मान लीजिए कोई पेशेंट करेले का जूस नहीं पीता, करेले को सिर्फ देखता है, तो उससे उसकी डायबिटीज़ ठीक नहीं होने वाली। उसको आपका जूस पियोगे तभी आपकी डायबिटीज़ ठीक होगी। वैसे ही एनसीईआरटी मान लीजिए कि करेला है, उसको देखने से हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसका जूस पीना पड़ेगा, उसका रस आपको समझना पड़ेगा, और वो आप स्टूडेंट्स के लिए इतना ईजी नहीं होता। उसके लिए हमारी पूरा स्टाफ, हमारा पूरा जो टीचिंग डिपार्टमेंट है वो पूरा इसी काम में लगा रहता है कि कैसे हम एनसीईआरटी की लाइन से उठा के क्वेश्चंस बनाए। ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट ना रह जाए जिसपे एंटी क्वेश्चंस पूछ सकता है और वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच पाए। तो हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि हम एनसीईआरटी का जिस्ट निकाल लें, एनसीईआरटी का जूस निकाल लें और वो बच्चों को पिला दें। जी। खासतौर पे फिजिक्स में भी मैं बच्चों को यही समझाता हूँ कि जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी कोचिंग्स में नोट्स के नोट्स भरवा दिए जाते हैं, कॉपियाँ की कॉपी भर जाती है, एक चैप्टर में एक कॉपी भर जाती है। उससे बच्चा बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है, बाद में वो रिवीजन भी नहीं कर पाता है, क्योंकि नीट तो रिपीटेटिव रिवीजन मांगता है। इसमें तो आपको रिपीटेटिव रिवीजन करने पड़ेंगे। तो मेन चीज़ होती है कि अपने को गागर में सागर भरनी होती है। तो अपने को मेन फोकस रहता है न्यूमेरिकल पे, कॉन्सेप्ट्स पे। तो कॉन्सेप्ट सीखा, उसके न्यूमेरिकल्स किए। हमारा स्टडी मटेरियल जो है वो पूरा नीट के हिसाब से बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो अगर अपन अपना मॉड्यूल 100% सॉल्व कर लेते हैं तो 165 मार्क्स की गारंटी तो मैं खुद क्लास में लेता हूँ जी। कि अगर आपने पीसीपी का स्टडी मॉड्यूल 100% सॉल्व कर लिया तो आपके 165 से कम नंबर नीट में नहीं आ सकते। फिजिक्स में 165 का फिजिक्स मतलब में तो सर 165 बच्चा बहुत बढ़िया रैंक। बिल्कुल सर। तो बट्टे में से बट्टे नंबर हमारे यहाँ लाइन से आते हैं। अच्छा। इस बार भी आप देखेंगे तो रिजल्ट फिजिक्स का अगर आप मार्क्स देखेंगे तो अल्टीमेट है। पिछले साल भी अल्टीमेट था, उससे पिछले साल भी अल्टीमेट था। इसका कारण यही है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। फिर जो 15 नंबर का गैप मैं बता रहा हूँ वो सारा कवर कर लेता है टेस्ट सीरीज। जी। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस बिल्कुल एनसीईआरटी को फोकस करके, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को फोकस करके। बहुत से लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और नीट की तैयारी करवा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई होती है, पॉइंट्स टू पॉन्डर बोलते हैं उसको। वहाँ से हर साल 2 या 3 अच्छे सवाल आते ही आते हैं जी। और वो बच्चा अगर टच नहीं किया हुआ तो वो उसके पक्के गलत होंगे। तो उस पर भी हम बाकायदा फोकस करते हैं, बार-बार बच्चों को उन पॉइंट्स को टच करवाते हैं। तो जब इतनी सारी मेहनत पूरे साल में की जाती है तब जाके एक बढ़िया रिजल्ट बनता है। बिल्कुल पुनीत सर, आपके सब्जेक्ट की बात करें जी सर। तो नॉर्मली नीट की तैयारी करने वाला बच्चा ये मानता है कि फिजिक्स की वजह से मैं रह गया जी। और फिजिक्स पढ़ने के लिए फिर वो सोचता है कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा और फिजिक्स को ये वाला वो वाला से पढ़ लूँगा। इस बारे में आपका क्या मानना है? नहीं सर, देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक राइट डायरेक्शन अपने को नहीं मिलेगी तब तक उसमें थोड़ा सक्सेस पाना इतना आसान नहीं है जी। इसलिए इसमें जो गुरु है वो बहुत प्रभावी होना चाहिए। वो बहुत जो है कहते हैं ना कि गुरु जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए पूरा अच्छे से, उसको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। फिजिक्स में अगर आपने ये पकड़ लिया कि किस कॉन्सेप्ट से किस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं बच्चों को एक बात कहता हूँ कि अगर अपन क्वेश्चन के पीछे भागेंगे कि भाई आंसर आ जाए जी तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो नहीं मिलती अपने को। जी। अपने को कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, फिर अपने को ये सोचना है कि इस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये एक बच्चे के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पुनीत सर थोड़ा इसमें जी सर। ऐड करना चाहूँगा। जैसा पुनीत सर ने कहा कि भाई बच्चा सीधा आंसर की तरफ भागता है कि मेरा आंसर आ जाए, तो इसके लिए मैं एक मेडिकल साइंस का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सेकेंड MBBS में बच्चा होता है, हॉस्पिटल में क्लिनिकल पोस्टिंग में जाता है, उसको पेशेंट दिया जाता है 5-7 बच्चों के ग्रुप में, और कहता है कि पेशेंट का एग्जामिनेशन करो। जो ही टीचर डॉक्टर साइड में होता है, बच्चा भाग के उसकी शीट, पेशेंट की शीट उठा के लाता है, उसमें से तुरंत देखता है उसकी जांच क्या क्या की गई, उसका डायग्नोसिस क्या है। और जो ही टीचर फिर पेशेंट के एग्जामिनेशन के लिए पूछने के लिए आता है और बच्चा फटाक से, जो सबसे आक्रामक होता है वो फटाक से जवाब देता है, सर ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है, साथ में CHF है, वो है, सारी की सारी बीमारियां बता देता है। TR है, MR है, माइट्रल स्टेनोसिस है। उतने में हमने देखा, हमारे HODs ने ये कहा कि आपने तो इतनी बातें बता दी जिनका हमें ही पता नहीं है, जी। आप इतना ज्ञान कहाँ से लेके आ गए।
और वो कहते हैं कि आपको डायग्नोसिस के लिए तो कहा ही नहीं था, आपको ये कहा था पेशेंट को एग्जामिन कैसे करना है, उसकी बीमारियों के कंक्लूजन तक पहुंचना कैसे है, कंक्लूजन नहीं निकालना। वो ठीक चीज़ फिजिक्स पे लागू होती है कि आप सीधा क्वेश्चन के आंसर पे मत जाइए, आप ये देखिए कि क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ काम में आ रहा है। और इसके लिए मैं ठीक एक ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे आपने कॉपियाँ भरवाने की बात की या बच्चे की इधर उधर पढ़ने की बात कही, तो फिजिक्स हो चाहे कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट हो, इसका मैं बच्चों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, आपको गाड़ी के ड्राइवर की सीट पे बैठा दिया और बता दिया ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये गियर है, यहाँ लाइट है, यहाँ पे रेस है, और आपको 20 बार बता दिया जी, क्या आप ड्राइवर बन जाएंगे? बिल्कुल संभव नहीं। आप ड्राइवर तब बनेंगे जब गाड़ी को चलाएंगे, उसके बाद बार बार चलाएंगे, पहले सेफ तरीके से चलाएंगे, फिर स्पीड बढ़ाना शुरू करेंगे, और जितनी बार आप ड्राइविंग करेंगे आपकी ड्राइविंग उतनी ही निखरती चली जाएगी। इसलिए नीट हो चाहे जेई हो, फिजिक्स स्पेशली जैसे नीट फिजिक्स हो उसमें या फिजिकल केमिस्ट्री हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बच्चे में निखार लाती है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में सीधा आंसर की बजाय उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, कौन सा फार्मूला लगता है, इन तक बच्चा पहुंचेगा तो अगला एग्जामिनर उस कॉन्सेप्ट को कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, बच्चे का आंसर एग्जैक्ट आएगा। बिल्कुल सर, बहुत सही कहा आपने। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सीएमडी राजेश ढिल्लन सर तक। सर, आपका हमेशा से ये मानना रहता है कि किसी भी बच्चे को तैयार करने के लिए इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, और आप हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सकारात्मकता की बात करते हैं, बच्चे के माइंडसेट को उसके अकॉर्डिंग तैयार करने की बात करते हैं। इस साल से आपने एक बहुत अच्छा अभियान चालू भी किया है जो देश में एक अनूठा प्रयोग हो सकता है। नीट के जो ऑल इंडिया टॉपर्स हैं वो भी आपके पीसीपी के बच्चों के समय समय पर सेशन लेंगे और वो गाइड करेंगे कि हमने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त करने के लिए ये किया था, इसलिए इसको आप भी, वो एक प्रूव्ड रेसिपी की तरह है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, एक माहौल को सकारात्मक एक रिपीटर बच्चे के लिए, क्योंकि उसे मोटिवेट रखना और पॉजिटिव रखना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। नमस्कार ओंकार सर, प्रिंस का एक पर्याय रहा है कि कोई भी एग्जाम की बच्चा तैयारी कर रहा है, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, तो पहला ओरिएंटेशन प्रिंस का रहता है कि उस बच्चे के दिमाग से उस एग्जाम का डर खत्म कर दिया जाए। जी, यदि आपने उस एग्जाम का डर खत्म करने में कामयाब हो गए तो ये मान लीजिए लड़ाई लगभग लड़ी जा चुकी है, डरना मना है, अब फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है। तो इसी कदम के, इसी नक्शे कदम पर अपना डिस्कशन डॉक्टर साहब का भी चला, पुनीत सर का भी चला, रोहिला सर का भी चला। मैं सबको, व्यूअर्स को, सभी जो कुछ नंबरों से इस साल रह जाएंगे, रिपीटर्स बन जाएंगे, उन सबको, गार्जियंस को बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे प्रिंस से आज जुड़े हुए हैं, नीट के विशेषली आज नीट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो उन बच्चों के मन में जो एक टारगेट तक पहुंचने के लिए डर है, उस डर को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? यदि आपने उन बच्चों को लक्ष्य ही 600 का दे दिया, 620 का दे दिया, तो हमेशा उसके मन में डर रहेगा कि 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो क्या होगा, 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो क्या होगा। तो उन बच्चों का लक्ष्य बड़ा बनाओ, उनका टारगेट बड़ा बनाओ। अब टारगेट बड़ा बनाया कैसे जा सकता है, बच्चा कैसे महसूस करे कि मेरे मार्क्स रैंकर्स जैसे आएंगे, तो इसी के मद्देनजर हमने प्लान किया कि वैसे पीसीपी के अंदर 7-7 दिन से मोटिवेशनल सेमिनार लगातार चलते रहते हैं। बच्चों के अंदर इतना जोश और जुनून डेवलप रहता है कि हाँ मैं फोड़ के रख दूंगा इस एग्जाम को। जी, इसी काम के तहत हमने ऑल ओवर इंडिया के नीट के जो टॉपर्स हैं, जो एम्स में हैं, अभी मैं एम्स न्यू दिल्ली, एम्स आज के दिन बहुत खुल चुके हैं, एम्स न्यू दिल्ली के अंदर टॉप 20 रैंक के अंदर जो बच्चे आए हुए हैं पिछले 2 साल 3 साल 4 साल आज दिल्ली में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हमने पीसीपी के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी अध्ययनरत हैं, उनके मेंटर बनाए जी, और उनके जो यहाँ पर विजिट हैं वो शुरू भी हो चुके हैं, उनके सेशन भी यहाँ शुरू हो चुके हैं, सीरीज के पहली सेमिनार हो भी चुकी, पहली सेमिनार हो चुकी है, और लगभग महीने 1.5 महीने से लगातार पूरे साल जी, वो बच्चे आकर यहाँ के बच्चों को ये बताएंगे कि टॉपर्स बनना कितना ईजी है जी, कि इसके लिए करना क्या होता है। अब बच्चा, एक नॉर्मल सा बच्चा आता है, एक गांव में पढ़ रहा है, एक शहर में पढ़ रहा है, और उसने किस प्रकार पढ़ा, ये बात जब नीट के बच्चों के सामने बयां करता है तो प्रत्येक बच्चा उठ खड़ा होता है कि मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मैंने इस काम को तो बहुत अच्छे से किया है, मैं डर किस लिए लेके रहा हूं।
वो बच्चे हैं जिन्होंने किसी का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, किसी के 2 क्वेश्चन गलत हुए, किसी के 4 क्वेश्चन गलत हुए, इससे ज्यादा क्वेश्चन हुआ ही नहीं। उन बच्चों से जब बच्चा सीखता है कि ये इस प्रकार से मैंने पढ़ा, इस प्रकार से मैंने फिजिक्स को पढ़ा, इस प्रकार से मैंने केमिस्ट्री को पढ़ा, इस प्रकार से मैंने बायोलॉजी को पढ़ा, इतनी बार रिवीजन किया, तो मेरा ये मानना है ओंकार सर कि यदि किसी भी बच्चे के ब्रेन के अंदर आप ये बात स्थापित करने में कामयाब हो गए कि सक्सेस आपके लिए जो आप काम कर रहे हो इस काम की तुलना में तो बहुत छोटी है, आप जो काम कर रहे हो उससे बड़ी सफलता लेने वाले हो, आपका टारगेट 700 है, आपका टारगेट 680 है, 690 है, इस 720 है, इस प्रकार की स्थिति यदि बच्चों के दिमाग के अंदर आ गई, और मैं तो कह रहा हूं जो 11th के बच्चों का ये सेमिनार हुआ था उसमें 11th के बच्चे इस प्रकार उछल रहे थे कि पहले टेस्ट से में 700 प्लस की लाइन लग गई। जब उन बच्चों से मैं मिला तो उन बच्चों का एक ही कहना था, सर एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा वो 1 साल पढ़ रहा है, 2 साल कोचिंग ले रहा है और एकदम रूटीन की तैयारी के साथ 720 पे पहुंच रहा है, और जो हमें आके बता रहा है हम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो उनके दिमाग में 11वीं क्लास से ही, और रिपीटर्स के लिए तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों का जिन बच्चों के 450, 500, 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उन बच्चों ने लगभग पढ़ रखा है। आपका सिलेक्शन केवल इसलिए नहीं हो पाया कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा था लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं डर था कि मैं सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो डर खत्म आपका प्रिंस पीसीपी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इस लेवल पे करेगा। प्लानिंग हमारे सर ने बता दी है, और मैं तो ये कहूंगा बताने से कुछ नहीं होता, यहां जो वर्किंग में जो हो रहा है, जो काम यहां पर धरातल में हो रहा है, उस काम को बच्चा 1 महीने भी करेगा तो उसके मन में फीलिंग आने लग जाएगी कि अब डॉक्टर बनना दूर नहीं है। और जिस दिन उस बच्चे के दिमाग में यह आ गया कि अब डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है, वो बच्चा डॉक्टर बन चुका है। तो ओंकार सर मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी को कि अब एनटीए ने आंसर की जारी कर दी है, ओएमआर आपकी डाल दी है, आपके नंबरों का आपको पता चल चुका है। अब आपको एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मिशन में जुड़िए और प्रिंस के साथ आने वाले समय के विनर बने, आने वाले समय के टॉप रैंकर्स बने। ओंकार सर कहते हैं कि विजेता वो नहीं बनता जिसकी रगों में खून दौड़ता है, विजेता वो बनता है जिसकी रगों में जुनून दौड़ता है। आपकी रगों में, रिपीटर्स की रगों में जुनून दौड़े, इसके लिए पीसीपी ने इसी साल से ये नवाचार किया है। ऑल इंडिया टॉपर्स आपसे मुखातिब होंगे, आपको राह दिखाएंगे, आपको अपने लक्ष्य तक बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अपने आप में बहुत बड़ा नवाचार है और इसका फ़ायदा बच्चों को मिल भी रहा है। अब मैं वापस डॉक्टर साहब तक पहुंचना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपके मेडिकल साइंस में एक टर्म है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन नहीं देते, शुगर की गोलियां कह सकते हैं वो देते हैं। पेशेंट को लगता है कि मुझे प्रॉपर दवाई दी गई है और वो ठीक भी होने लग जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में भी ये प्लेसिबो इफेक्ट आने लग गया है। बच्चे को वो शुगर की गोलियां, मीठी बातें का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। रोहिला सर ने कहा कि 31 दिसंबर को अभी जो बच्चे नीट 2024 के लिए एडमिशन ले रहे हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 40 हज़ार क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब एक पिछले दिनों एक बच्चा आया, रिपीटर बच्चा था। मैंने कहा भी आप पिछली जिस संस्था में पढ़ रहे थे वहाँ कितने टेस्ट हुए? उसने कहा सर करीब 30 के लमसम टेस्ट। मैंने कहा टेस्ट इतने कम क्यों होते थे? कि हमारे सर अक्सर क्लास में ये कहते थे भी ज़्यादा टेस्ट से बच्चा दबाव में आ जाता है, नंबर कम आते हैं, टेंशन में रहता है। मैंने कहा भाई इस तरह का डर भी किस काम का? तो बड़ी संख्या में टेस्टों का होना, प्रिंस का तो ओंकार सर टारगेट ही डर खत्म करना है जी। टेस्ट लगाओ, डर खत्म करना है। तो जब डर ही खत्म कर दिया आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच गए। इसलिए ओंकार सर मैं तो बच्चों को कहता हूं, अभिभावकों भी कहता हूं कि बच्चे का डर खत्म करो। विनर यदि बनना है तो आपको डर खत्म, डर आपके भीतर का भी खत्म हो जाता है। मेरे को लगता है आप वो कागजों के प्रेस वाले के पैसे नहीं जोड़ते हो, हिसाब सेशन के एंड में करते हो जी। तो बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो रिपीटर बच्चे के लिए आज के दिन अगर कोई सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है तो उसका नाम पीसीपी है। तो मैं डॉक्टर साहब तक पहुंचना चाहूँगा कि अगली साल नीट 2024 के बच्चे के लिए आपने, रोहिला सर ने बहुत सारी बातें शेयर की हैं, आपने अपने माइंडसेट में क्या तैयार किया कि किस तरह से उस बच्चे को आप अंतिम रूप से तैयार करें? देखिए सर कि ज्यों ज्यों नीट के प्रति, पीसीपी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है,
त्यों त्यों हमारी पॉलिसी भी रिफाइन होती जा रही है। जी। पुराने सालों में कोविड का इफेक्ट भी रहा, बच्चों का सिलेबस भी थोड़ा आगे गया, कुछ डिस्टर्बेंस से भी एज यूजुअल सभी संस्थाओं में रहे, लेकिन अब हमारी 23 की जो पॉलिसी है उसको भी प्यूरिफाइड रूप में, स्ट्रॉन्ग रूप में हम 24 में सभी के सामने पेश कर रहे हैं। और इवन 12वीं का बच्चा हो, चाहे टारगेट का रिपीटर बच्चा हो, फ्रेशर बच्चा हो, सब बच्चों के लिए हमारी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एक ही है कि बच्चे को सबसे पहले तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दें, जी। उसके साथ उसको स्ट्रॉन्ग फैकल्टी टीम दें, उसके साथ उसका एकदम सही समय पे सिलेबस हो। कितने लोगों की टीम है पीसीपी में? 125 होंगे जी। जी। बड़ी टीम है जी, तो स्ट्रॉन्ग फैकल्टी टीम दें। उसके साथ ही बच्चे को ड्यूरिंग सिलेबस मल्टीपल टेस्ट के माध्यम से रिवीजन कराएं। जैसे आपने कहा 30 टेस्ट, अब मैं मानता हूं कि बच्चा टेस्ट के माध्यम से दबाव आता है, इट्स ओके, सब लोगों को ये जानकारी है, लेकिन टेस्ट नहीं देगा तो उसका दबाव और बढ़ेगा। जी। टेस्ट ज्यों ज्यों देगा त्यों त्यों टेस्ट का दबाव और डर उसके खत्म होगा, इसलिए रिपीटेड टेस्ट सीरीज। और इसके साथ साथ ही हमारा डे बाय डे विजन और मिशन दोनों बढ़ते जा रहे हैं और हमारी नज़र ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे है। वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हम किस सेशन में हासिल करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन हमारा दावा है कि निश्चित रूप से हासिल करेंगे और बहुत जल्द हासिल करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका जो कॉन्फिडेंस है ये कह रहा है कि वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। तो मैं नीट रिपीटर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि तू सूरज है बादलों में ना छुप, तू चांद है चमकना ना छोड़, और तूने अभी हार नहीं मानी है, अभी खुद को आजमाना ना छोड़। अभी वक्त है, आपके भीतर पॉजिटिव सोच है, तो आप उस संस्था की अंगुली पकड़ें जो आपको, मैं फिर कहना चाहूँगा, 15-16 घंटे की सिटिंग इंस्टीट्यूट के कैंपस में आपको मिल रही है, 200 प्लस आपको टेस्ट मिल रहे हैं, एक शानदार टीचिंग टीम मिल रही है, आपकी एक एक एक्टिविटी को, जैसे रुला सर ने कहा कि नोटिस करके उसका समाधान किया जा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसमें सर मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आपने कितने घंटे की मॉनिटरिंग बताई? 15-16 घंटे। 15-16 घंटे की मॉनिटरिंग। और अपन पिछले साल की कहें तो बहुत सारे सिंसियर बच्चे ऐसे थे जो सेल्फ स्टडी रूम्स में बैठ कर सेल्फ स्टडी कर के टेस्ट दे के उन रूम्स की दीवारों से भी उनको लगाव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक स्थिति रहती है कि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उस रूम से भी लगाव प्यार स्नेह करके जाते हैं, गुड बाय करके जाते हैं। जैसे पिछले दिनों एक वीडियो वायरल था कि ड्राइवर है वो रिटायर हो रहा है तो अपनी गाड़ी को गले लगा रहा है। वैसे पीसीपी में बच्चे की सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग ऐसे होती है कि स्टाफ से ही नहीं, टीचर से ही नहीं, उस रूम से भी बच्चे का लगाव हो जाता है, क्योंकि वहाँ वो साल भर, और रूम में भी उस सीट से लगाव हो जाता है क्योंकि वहाँ साल भर बैठ कर वो बच्चा सिंसियरली तैयारी करता है। बिल्कुल, वो दीवारें भी बोल उठती हैं कि हम गवाह हैं, इस बच्चे ने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी है, संस्थान ने काम में कोई कमी नहीं रखी है। तो आइए जुड़ते हैं उस सिस्टम से। मैं आपको इस बात के लिए एश्योर कर सकता हूँ, सीकर में हमारे 2 कैंपस हैं, पीसीपी पालवास रोड, पीसीपी पिपराल रोड। पालवास रोड पर चेयरमैन सर खुद बैठते हैं, डीलन सर खुद बैठते हैं, हमारे एकेडमिक हेड हैं वहाँ के सारण सर बैठते हैं, आप आएँ मिलें। पिपराल रोड पर मैं खुद बैठता हूँ, हमारे एकेडमिक हेड राकेश रोहिला सर बैठते हैं। आप अपनी बात हमारे बीच शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम साझा करें। पीसीपी की टीम इस रूप में सक्षम है कि 2024 में आपको अपनी मंजिल तक लेकर के जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुझे गोपाल दास नीरज साहब की 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है और चंद खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। अभी आपके सपने जिंदा हैं, आप उनके लिए प्रयास करें, सही जगह जोड़ें, आपके सपने कामयाब होंगे। थैंक यू ओकार सर, बहुत अच्छी बातें आप बच्चे और अभिभावक सुन चुके हैं। लास्ट में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जहाँ रिपीटर की बात आ रही है, मीन्स नीट 2023 में अपीयर्ड बच्चों की बात आ रही है, तो नीट के मार्क्स के आधार पर पीसीपी में शानदार स्कॉलरशिप भी है जी। 520 से ऊपर अंक वाले बच्चे के लिए 100% ट्यूशन फीस फ्री है। इसी तरीके से 400 से लेके 520 के बीच में 10% से लेके 80-90% तक जाते हुए 100% तक ट्यूशन फीस फ्री है। इसलिए रिपीटर बच्चों के लिए पीसीपी में इकोनॉमिक बर्डन भी नहीं है, आपका वो बर्डन भी खत्म होगा, साथ में जितनी चीज़ें बताई वो लागू होंगी। इसलिए जुड़ने में, सबसे जल्दी जुड़ने में, टाइम पे जुड़ने में आप फर्स्ट इज वेल हाफ इज डन के कदम पे चलेंगे, पहला कदम प्रभावी उठाएंगे तो निश्चित रूप से जीत भी प्रभावी होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो अब आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि
एक रनर जब तक अपने जूतों के लेस बांध रहा होता है, एक विनर आधी दूरी तय कर चुका होता है। तो अब बिना विलंब किए जुड़ें इस कोचिंग लाइन के सबसे बेस्ट सिस्टम से, सबसे बेस्ट केयर से, सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट से। आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।